विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जुलाई 2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे उत्तराखंड पीसीएस 189 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है। और साथ में ये भी बता दूं कि जो गलतियां अभी हुई हैं उनको अब सुधारना है। कुछ लोग बहुत देर में आया तैयारी करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कहा जाता है इनको। 14 जुलाई को पेपर होगा, 15 जुलाई को पता चल जाएगा कि मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जो मेंस लिखने मतलब जिनका लग रहा है कि मेंस लिखना है उनके लिए मेंस के बैच स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 16-17 जुलाई से, और बाकी अगले पीसीएस के प्री के बैच भी 15, 16, 17 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देर नहीं करनी है। अब मुझे ऐसा लगता है अब आगे जो पीसीएस आएंगे वो जल्दी आएंगे। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन में ज्योग्राफी करा रहा हूं मैं। ज्योग्राफी में हम लोग सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। मैं महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल जितना भी हो पाएगा उसको जल्दी से करा रहा हूं। तो अगर महाद्वीप है तो महाद्वीपों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है कि कितने महाद्वीप हैं? कितने हैं? 7 हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या करने में सर्वप्रथम कौन से विद्वान सफल हुए? तो वेगनर महोदय सफल हुए। कौन हुए? वेगनर महोदय सफल हुए। आपको पता है वेगनर महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में संसार के जितने भी देश थे जो आज हमें दिखाई देते हैं ग्लोब पर, ये सब जुड़े हुए थे। क्या थे? सब जुड़े हुए थे। और ये सब कहां थे? नीचे थे। कहां थे? नीचे थे। इसको नाम दिया उन्होंने पेंजिया। क्या नाम दिया? और ऊपर एक पूरा बड़ा सागर था, इसका नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। 2 नाम याद रखने हैं आपने। उस जमाने में नहीं बोलता था कोई पेंजिया, पेंथालासा। ये हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए वेगनर महोदय ने नाम रखे कि पेंजिया और पेंथालासा। इतना समझ में आ गया। बाद में क्या हुआ कि इसी पेंजिया के विघटन से जितने भी महाद्वीप आज आपको दिखाई दे रहे हैं वो अस्तित्व में आए। किसके विखंडन से? पेंजिया के विखंडन से। ठीक है, ठीक है जी। अंगारा आइलैंड, लॉरेशियन प्लेट, ये बहुत सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल मैं हल्के हल्के क्वेश्चन बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और आपको यह भी बता दूं कि सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सुना है? डेनमार्क का पार्ट है। राजधानी नुक गॉड थेब है उसकी। ठीक है, पूरा व्हाइट है लेकिन नाम ग्रीनलैंड है। नॉर्थ अमेरिका का मतलब यूएसए का पार्ट नहीं है, कनाडा का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। ये यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुकी किसका पार्ट है। इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आता है, लेकिन उसको हम द्वीप में रखते हैं। किसको? ग्रीनलैंड को। जबकि ऑस्ट्रेलिया को हम किस में रखते हैं? महाद्वीप में। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब क्यों रखते हैं ये आपने ढूंढना है कि ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी हम महाद्वीप बोल रहे हैं, और ग्रीनलैंड को क्षेत्रफल ज्यादा होने पर भी हम उसको सिर्फ द्वीप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन जी? ग्रीनलैंड। हाँ जी, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से बोल रहे हैं आप। पूरा आंसर दीजिएगा इसके बाद, क्लास के बाद मेरे को। ठीक है, लिखिएगा किसमें? कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आगे, अंटार्कटिका महाद्वीप संसार का सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप। माध्य ऊंचाई जो अंटार्कटिका की है वो लगभग 1846 मीटर है। कितनी? 1846 मीटर। जबकि हमारे एशिया की सिर्फ 923 मीटर है। कितनी है? ये मैं अभी बताऊंगा, पूरा लिस्ट बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिस्ट बनती है उसकी। पहले मैं एक मोटे मोटे क्वेश्चन बना रहा हूं। एशिया को पकड़ लेते हैं, या पहले मैं क्षेत्रफल बता देता हूं कि सबका क्षेत्रफल कैसे कैसे है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है भाई? एशिया का है। ये 29.8% घेरे हुए है पूरे संपूर्ण भूभाग का। कितना? 29.8% जो है वो एशिया घेरा हुआ है। उसके बाद अफ्रीका आता है जो कि लगभग 20.3% घेरे हुआ है। कितना? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप बोलते हैं। उसके बाद
उत्तरी अमेरिका आता है 16.2% घेरे हुए है, कितना। उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है 11.9%, दक्षिण अमेरिका 11.9%। उसके बाद अंटार्कटिका आता है 9.2%। उसके बाद यूरोप आता है 6.8%, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है 5.9%। ठीक है, इनके क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो दुर्भाग्य समझना कि पूछ लिया। ठीक है, इतना याद नहीं होता कि 44, 57, 90, 00 करके याद कर रहे हैं। खाली परसेंटेज याद कीजिएगा कि 29.8% एशिया का, मतलब एशिया इतना घिरे हुए है। इतना क्लियर हो गया। माध्य ऊंचाई की बात करूं तो मैंने कहा सबसे ज्यादा माध्य ऊंचाई किसकी, अंटार्कटिका की, 1846। ये आईएएस का क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं बताऊं कि माध्य ऊंचाई यूरोप की 302 है, किसकी 302। 330 है ऑस्ट्रेलिया की माध्य ऊंचाई। दक्षिण अमेरिका की 554 है, अफ्रीका की 585 है, उत्तरी अमेरिका की 720 मीटर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका की माध्य ऊंचाई कितनी है, 720 मीटर। और हमारे एशिया की जो माध्य ऊंचाई है वो कितनी है, 923 मीटर। कितनी। देशों की संख्या अगर मैं बताऊं तो एशिया में 48 देश हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। अब आप बोलेंगे उत्तरी अमेरिका में 23 देश कहाँ है भाई, हमें तो दिखते ही नहीं, मोटे मोटे दिखते हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। उसके नीचे भी है भाई। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बेलीज से लेकर पनामा तक सही क्रम क्या है। कभी मैक्सिको के नीचे जाना और उन देशों का सही क्रम निकाल के रखना। क्या, बेलीज, कैपिटल भी लिखना बेलमापन, बेलीज, बेलमापन। बेलीज के बाद कौन सा देश आता है, मध्य अमेरिकी देश बोला जाता है उन्हें, नॉर्थ अमेरिका में ही आते हैं। इस्तुमस ऑफ पनामा तक जाता है वो। तो उसके अंदर मिलेंगे आपको निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सैन जोस, ग्वाटामाला, होंडुरस, नहीं, ग्वाटामाला, होंडुरस, टेगुसिगल्पा, पनामा, पनामा सिटी, ये सब देश मिलेंगे। तो इनका सही क्रम याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने कहा उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 देश। दक्षिण अमेरिका में कितने, 12 देश है। इन 12 देशों में 2 देश लैंडलॉक्ड है। कितने, वो 2 देश कौन से हैं जो लैंडलॉक्ड है, बाकी सबकी सीमाएं महासागरों से लगती हैं। बोलीविया और पैराग्वे, ये 2 देश क्या हैं, चेक कर लीजिए एक बार। बोलीविया और पैराग्वे लैंडलॉक कंट्री हैं, बाकी सबकी सीमाएं क्या लगती हैं, या तो पैसिफिक से लगती है या अटलांटिक से लगती है। क्लियर हो गया। यूरोप में टोटल देशों की संख्या 51 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 14 है। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप बोला जाता है उसको, वैज्ञानिक लोग रहते हैं। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि अंटार्कटिका क्योंकि साउथ पोल पे है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल पे है। अंटार्कटिका में हमारा जो शोध केंद्र है वैज्ञानिकों का, उसका नाम क्या है, पहला कौन सा था, वर्तमान में कौन सा है, ऐसे नॉर्थ पोल पे पहले कौन सा था, अब कौन सा है, पहला और अब वाला। समझ आ रहा है। ऐसे नॉर्थ पोल पर पहला व्यक्ति कौन गया, साउथ पोल पर पहला व्यक्ति कौन गया, नहीं आ रहा समझ में। जैसे रोआल्ड अमुंडसन सबसे पहले पहुंचा कहां, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, रॉबर्ट पियरे सबसे पहले पहुंचा कहां, नाम याद करने पड़ेंगे ना, कभी कभी फंसा देते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े सूरमाओं को भी, और ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लेता है, जानकारी दे देगा आपको। नॉर्थ पोल पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरे था। साउथ पोल पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रोआल्ड अमुंडसन था। ठीक है, साउथ पोल पर यानी अंटार्कटिका पर जो हमारा पहला केंद्र था उसका नाम क्या था, अरे कभी तो दक्षिण गंगोत्री भी रहा, इस समय क्या है उसका नाम, और ऊपर वाले का नाम क्या है, जो वैज्ञानिक शोध केंद्र होते हैं हमारे वहां पर। तो हाँ जी, मैत्री और भारती। मैत्री कहाँ है और भारती कहां पर है, नॉर्थ पोल पर क्या है, साउथ पोल पर क्या है स्टेशन। मैत्री और भारती दोनों साउथ पोल पर है। नॉर्थ पोल पर क्या है, हिमाद्री। नॉर्थ पोल पर क्या है, हिमाद्री। ठीक है,
ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा, एस के आकार का महाद्वीप कौन सा है, तो यही है, कौन सा, अंटार्कटिका। ठीक है। अगर मैं सबके उच्चतम बिंदु बोलूं तो एशिया का उच्चतम बिंदु एवरेस्ट है, 8,848। सबसे पहले किसने फतेह किया, एडमंड हिलेरी, नॉर्गे तेंजिंग, शेरपा। पहले शेरपा तेंजिंग का नाम लेना चाहिए, कायदे से पहला कदम उन्हीं का पड़ा था। उसके बाद एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। कर्नल हंट इस अभियान दल के नेता थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। असली एवरेस्ट को फतेह करने वाले लोग यही थे, कौन, हिलेरी और तेंजिंग और हिलेरी। क्योंकि उस जमाने में कोई सुविधा नहीं थी। उस जमाने में क्या, पता ही नहीं था, मौसम विभाग भी नहीं था उस जमाने में। किस जमाने में, 1953 में। कितनी, 29 मई। और फिर हमारे देश की एक महिला, बल्कि प्रदेश की, क्या नाम है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जी ने किया, 24 मई 1984 को फतेह किया एवरेस्ट को। कब, 24 मई 1984 को। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार कोशिश करना एवरेस्ट को फतेह करने। ठीक है। अगला अफ्रीका का जो है वो किलिमंजारो है। किलिमंजारो दरअसल वॉल्केनो है, और कहां पे, नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में है। ये कहां है, नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में सबसे चौड़े मुंह वाला वॉल्केनो है। 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 0 डिग्री इक्वेटर पर है। क्वेश्चन बना, 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक होते हुए भी अफ्रीका के किस स्थान का जो एक शिखर है वो हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, आंसर किलिमंजारो। ठीक है। किलिमंजारो वॉल्केनो, ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक है। माउंट मैकिनले जो है वो कहां पड़ता है आपका, अलास्का वाले पार्ट में पड़ता है। कहां पड़ता है, अलास्का वाले पार्ट में पड़ता है। जब आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे जो माउंटेन रेंज मिलेगी आपको, कौन सी है, हाँ जी, रॉकी माउंटेन रेंज है। रॉकी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, हाँ जी, माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले, ये कहां पर मिलेगी आपको, अलास्का में मिलेगी। अलास्का इज द 49th स्टेट ऑफ यूएसए, 49वां राज्य है। रूस से खरीदा था कभी अमेरिका ने। दक्षिण अमेरिका का हाईएस्ट पीक जो है अकांकागुआ है। ये किस पर मिलेगा, एंडीज माउंटेन रेंज पर। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में है। हाईएस्ट पीक क्या नाम, क्या, अकांकागुआ। क्या है, यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो एल्ब्रुस है। कौन सा, माउंट एल्ब्रुस। किस पर मिलेगा ये एल्ब्रुस जो पीक है, ये किस माउंटेन रेंज पर मिलेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कॉस्ग्यूस्कू है। क्या है, माउंट कॉस्ग्यूस्कू। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर मिलेगी। किस पर मिलेगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं कि यूरोप का जो हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस है वो किस पर मिलेगा, कॉकेशस पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, कॉकेशस माउंटेन रेंज पर माउंट एल्ब्रुस। ऐसे अंटार्कटिका, ये आईएएस का क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक, आंसर विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। ऐसे न्यूनतम बिंदु होते हैं। तो एशिया का जो सबसे न्यूनतम बिंदु है, सबसे गहरा पॉइंट जो है वो मृत सागर है, डेड सी। इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। कहां पर है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। और यह धरती का भी सबसे गहरा खड्डा है, और उस खड्डे के अंदर पानी है, उसी को डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, उसमें डूबता नहीं है आदमी। आप जब उसमें कूदेंगे तो वैसे ही तैरेंगे जैसे लाइफ जैकेट पहन के तैरते। ठीक है। डेड सी, धरती का भी सबसे गहरा खड्ड, 400 मीटर गहरा है, मतलब सागर तल से भी 400 मीटर नीचे है कि। ठीक है। अफ्रीका का जो सबसे गहरा पॉइंट है वो लेक असल है, ये जिबूती में पड़ता है। ये भी, यहां पर भी लेक है, मतलब सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, डेड सी से भी ज्यादा है इसकी, लेक असल की। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का जो डीपेस्ट पॉइंट है, न्यूनतम बिंदु है, वो डेथ वैली है। क्या है, डेथ वैली। कहां मिलेगी आपको ये, साउथ वेस्ट की तरफ मिलेगी आपको डेथ वैली। जो मैप में ढूंढ रहे होंगे, साउथ वेस्ट की तरफ, ग्रैंड कैनन के आसपास मिलेगी, कोलोरेडो नदी के आसपास मिलना चाहिए कहीं। देखो, डेथ वैली। दक्षिण अमेरिका का जो डीपेस्ट पॉइंट है, न्यूनतम बिंदु है, वो वेल्डस पेनिनसुला है। यूरोप का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कैस्पियन सी है,
28 कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक भी है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी लेकिन खारे पानी की। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। अगर मीठे पानी की बोलेगा तो वो सुपीरियर, और गहरी बोलेगा तो बैकॉल। बैकॉल कहाँ? सुपीरियर झील हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिका में, 5 ग्रेट लेक्स में आती है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। बैकॉल होगी आपकी कहाँ? रूस में, डीपेस्ट लेक। ठीक है, ठीक है जी, कैस्पियन सी हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे गहरा पॉइंट है वो लेक आयर है। लेक आयर सबसे बड़ी लेक भी है इसकी, ऑस्ट्रेलिया की। और अंटार्कटिका का जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है वेंटल ट्रेंच। कौन सा है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटी सिकियांग है। यांगटी, यांगसी सिकियांग। अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वो नाइल है। नाइल, नील नदी। इजिप्ट को नील नदी का वरदान बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल। कहां गिरती है नील नदी? हाँ जी, भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का डेल्टा है, बड़ा फर्टाइल डेल्टा है। जो डेल्टा वर्ड यूज किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, और किस नदी के डेल्टा के लिए किया गया था? आंसर नील नदी के डेल्टा के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कौन था वो दार्शनिक? बताओ। तब तक मैं बता रहा हूं, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। जब आप जाते हैं उत्तरी अमेरिका में तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक मिसिसिपी, एक मिसौरी है। मिसिसिपी से क्वेश्चन बनता है पंजाकार डेल्टा कौन बनाती है? मिसिसिपी। लेकिन जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी? मिसौरी। ठीक है, हाँ जी, मिसिसिपी मिसौरी एक साथ भी बोल सकते हैं आप। वैसे मैंने कहा गंगा यमुना जैसे है ना, वैसी है वो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हेरोडोटस ने कहा था सबसे पहले, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? नील नदी के डेल्टा के लिए। ठीक है, हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता भी है। अच्छा जी, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी मतलब जब पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी तो नाइल है। कौन है? लेकिन जब बोलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो बड़ी का मतलब जो वाटर वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा सागर में फेंकती है वो कौन है? अमेजन। कौन सी है? अमेजन को अगर उसकी ट्रिब्यूटरी मेडिरा के साथ नापें तो ये नाइल से भी लंबी हो जाती है, लेकिन ट्रिब्यूटरी नहीं नापी जाती कभी भी। एक ट्रिब्यूटरी है उसकी मदिरा। कौन सी? मेडिरा। मदिरा नहीं, मेडिरा। ठीक है। अच्छा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो वोल्गा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। कहां गिरती है वोल्गा? कहां गिरती है वोल्गा? लेकिन यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो डेन्यूब है, क्योंकि वो कई देशों के राजधानियों से होकर जाती है, कई देशों से होकर जाती है। ग्रीन यूरोप, यूरोप को ग्रीन करने में बड़ा रोल होता है उसका। लेकिन मैंने कहा सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा। कहां गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। और डेन्यूब कहां गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। डेन्यूब कहां गिरेगी? ब्लैक सी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे। मरे, मरे डार्लिंग दो नदियां हैं वहां पर, तो मर्रे को बोलते हैं कि सबसे लंबी नदी है। बाकी अंटार्कटिका में कोई नदी ऐसी कोई दिखती नहीं है क्योंकि बर्फ है। ठीक है। सबसे बड़ा देश जो है एशिया का वो चाइना है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। ये हमारे समय में आज से 25 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछा हमसे कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। उस जमाने में सूडान हुआ करता था, लेकिन अब सूडान के दो टुकड़े हो गए। नॉर्थ सूडान जिसकी राजधानी कहां है? खार्तूम। और साउथ सूडान जिसकी राजधानी क्या है? जूबा। तो सूडान का जो क्षेत्रफल है कम हो गया। तो अब सूडान के टूटने के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया है। कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैंने ठीक 20 साल बाद देखा। फिर जब वो सूडान टूटा, जैसे टूटा उसके अगले साल किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जिन बच्चों ने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो वो तो करके आए सूडान, तो उनका तो हो गया गलत। इसीलिए बोलते हैं पुरानी दवाई और पुरानी किताब हानिकारक होती, घातक होती है। ठीक है, पुरानी मतलब एक्सपायर हो जाए जिसकी डेट। तो जिन बच्चों ने नया नया पढ़ा था तो उन्हें पता चल गया कि अब अल्जीरिया क्या है? सबसे बड़ा देश है। कहां का? कहां का? अफ्रीका का। अल्जीयर्स कैपिटल है इसकी, अल्जीरिया की। पता है कहां पर है? मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, बारबेरियन स्टेट्स कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं? उसके बाद भाई
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अच्छा, उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? कनाडा। कनाडा। मैपल लीफ पता है ना? पंजाब जाइए, आपको कई टी शर्ट पहने दिख जाएंगे लोग मैपल लीफ वाला, जो कनाडा रिटर्न होंगे। ठीक है, मैपल लीफ समझते हो? मैपल एक वृक्ष होता है, उसकी लीफ मतलब पत्ती। अच्छा जी, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। उसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भाई रूस यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है, ज्यादा पार्ट एशिया में पड़ता है, पर यूरोप में ले रहे हैं ये। यूराल माउंटेन रेंज एशिया को यूरोप से अलग करती है। क्या करती है? यूराल माउंटेन रेंज यूरोप को एशिया से अलग करती है। पर यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस, यूरोपियन वाला रूस है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में ही देश है। अब मैं अगर बड़े देशों की बात करूं तो सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। उसके बाद कौन है? कनाडा है। उसके बाद कौन है? चाइना है। उसके बाद कौन है? नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यूएसए है। उसके बाद कौन है? ब्राजील है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पे हम है भारत। हमारा नंबर क्या है? 7th नंबर पे है। वैसे हम दूसरे तीसरे नंबर पे होते, पर हमारे देश के खंड खंड कर दिए गए। क्या कर दिए गए? बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, है ना। तो हम तो वहां तक थे, कहां तक? अफगानिस्तान से भी आगे, गांधार से भी आगे, है ना। टर्की में भी बोगाज को यह अभिलेख मिला है, जिसमें वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलो, सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, एशिया में। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की कैपिटल बड़ा चर्चाओं में रहा मालदीव, है ना। चर्चाओं में इसलिए रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कर दिए, कह दिए वहां की सांसद ने, और वहां का व्यापार जो है अगले दिन ही क्या हो गया? डाउन हो गया। शेर को छेड़ोगे तो ऐसे ही होगा भाई। मालदीव, माले। इसकी जो संसद है उसको भी मजलिस कहते हैं। ईरान की संसद को भी मजलिस कहते हैं। मालदीव की संसद को भी क्या बोलते हैं? मजलिस बोलते हैं। अफ्रीका का जो सबसे छोटा देश है वो मेओटी है। कौन सा? मेओटी। अमेरिका का जो सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। ये इतने छोटे देश है, ऋषिकेश से भी छोटे हैं। कितने? ऋषिकेश बहुत बड़ा है इनके सामने। अगला, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे छोटा देश है वो फॉकलैंड आइलैंड है। बड़ी चर्चाओं में रहता है, नीचे देखा होगा आपने, अर्जेंटीना के दाईं तरफ फॉकलैंड आइलैंड। इस पर यूके अपना बोलता है और अर्जेंटीना अपना बोलता है। बड़े लड़ाइयां हो जाती कई बार इस पर। ठीक है, तो चर्चाओं में रहा है पहले ये। और यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा? यहां पर पोप का महल है। यहां पर लगभग 1000-1500 के आसपास पादरी लोग रहते हैं, पोप रहते हैं, रेटजिंगर। क्या इस समय कौन है पोप हमारे विश्व के? पोप कौन है ईसाइयों के? पोप का नाम बताइए। हमारे 4 शंकराचार्यों के नाम बताइए, कौन कौन है? हाँ जी, क्या चीज? 4 मठ हैं। चारों मठों के शंकराचार्यों के नाम बताइए, क्या क्या नाम है? वेटिकन सिटी समझ में आ गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा? नौरू है। नौरू। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हाँ जी, बाकी यूरोप में 67% मैदान है। कितने परसेंट? अगर मैं सबसे ज्यादा मैदान बोलूं अपने क्षेत्रफल के हिसाब से, 67% यूरोप में मैदान है। क्या है? और अफ्रीका में 71% पठार है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पठार ही पठार है। 71% पठार है। सबसे ज्यादा पठार कहां?
अफ्रीका में। सबसे ज्यादा मैदान कहां? यूरोप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़े, मैं कह रहा हूं अपना यूरोप का जितना क्षेत्रफल है उसमें उसमें 67% क्या है? मैदान है। 4% पर्वत है, 21% पहाड़ी है, 8% पठार है। तो दो चीजें याद कर लीजिए आप पहले, 67% मैदान अपने क्षेत्रफल का कहां? यूरोप में। और अपने क्षेत्रफल का 71% पे पठार कहां? अफ्रीका में। ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी बहुत ज्यादा मैदान है, 50% से ज्यादा, 52% उत्तरी अमेरिका में, 56% दक्षिण अमेरिका में क्या है? मैदान। क्लियर हो गया? इस तरह क्वेश्चन बनते हैं भाई। अच्छा जी, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। कब? 1991 में। तो वो 15 देश, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस। ठीक है। कॉकेशस राज्य बोला जाता है किसको? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इसको बोला जाता है। कॉकेशस माउंटेन रेंज है ना वहां पर। और बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है किसको? लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी के तट पर है वो। ठीक है जी। क्रीमिया जो है वो 18 मार्च 2014 को यूक्रेन से अलग होकर रूस गणराज्य में शामिल हुआ। शामिल क्या हुआ? रूस ने कैप्चर किया क्रीमिया को। क्या किया? क्रीमिया को कैप्चर किया। अब यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था उसका। अब क्या निर्णय निकला ये आप देख लेना। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा महाद्वीपों से बन सकते हैं। फिर उसके बाद पर्वतों पे अगर हम आए तो पर्वतों से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी बता देता हूं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे भाई पर्वतों से? अगर मैं वलित पर्वतों की बात करूं तो हिमालय वलित पर्वत है, अल्प्स वलित पर्वत है, रॉकी, एंडीज, यूराल, अपलेशियन, तियान शान, नान शान, शान, स्टेनोबाय, एटलस, ये सब क्या है? वलित पर्वत है। वलित बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। वलित किसको बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स। तो फोल्डेड माउंटेन्स में हिमालय, माउंट एवरेस्ट, अल्प्स, माउंट ब्लैंक, अल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लैंक है। रॉकीज की मैंने बता दिया माउंट अल्बर्ट है, माउंट अल्बर्ट। एंडीज की एकांकागुआ है। यूराल की नराडनाया, गोरा नराडनाया, गोरा नराडनाया। अपलेशियन की माउंट मिशेल है। बराक हुसैन ओबामा की वाइफ का नाम भी था मिशेल। माउंट मतलब माउंट नहीं था, मिशेल, मिशेल ओबामा। तो माउंट मिशेल अपलेशियन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। तियन शान की चोकुसू है। क्या है? और बाकी औरों की याद करने की जरूरत नहीं। एटलस क्योंकि अफ्रीका में है आपका, कहां पर? मोरक्को के आसपास है एटलस। उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कहां है? टाउकॉल, जेबेल टाउकॉल। क्या है? खंड पर्वत। अगर ब्लॉक माउंटेन्स की मैं बात करूं तो वॉसजेज, ये फ्रांस में, वॉसजेज, हाँ वॉसजेज जो है फ्रांस में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में पड़ता है। खंड पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मैं बता रहा हूं, वॉसजेज फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इनके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन। इसका नाम क्या है? राइन। इसमें कोयले का परिवहन होता है इसलिए इसको कोल रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल रिवर। तो कोयला नदी किसे कहा जाता है? राइन को। किसके बीच में बहती है? वॉसजेज फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट काले जंगल नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक तरह से पर्वतों का नाम है। किसका नाम? विंध्य पर्वत, ये भारत में है। विंध्याचल आपको पता ही है, खंड पर्वत है। सतपुड़ा, ये भारत में है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जी बहती है। कौन बहती है? और सतपुड़ा के दक्षिण में पैरेलल होते हुए कौन बहती है? तापी नदी बहती है। ताप्ती या तापी। कौन बहती है?
तो ऐसे याद करना आपने, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। और नर्मदा जी पे ही है कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? अभी किसी पेपर में आया था शायद, धुआंधार जलप्रपात। ऐसे शेरा नेवादा जो है वो यूएसए में है। शेरा नेवादा ये भी खंड पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। एक हर्ट्ज पर्वत है, ये जर्मनी में है। हर्सिनियन हलचल जो है वो इसी पर्वत के नाम पर रखी गई है। हर्सिनियन हलचल, कई तरह की हलचलें हुई इस धरती पर, कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल, उनका सही क्रम भी देख लेना, किस क्रम में कौन सी हलचल हुई। ठीक है। हर्ट्ज पर्वत जर्मनी में है। सॉल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में है। सॉल्ट रेंज, सेंधा नमक खाते हो, पाकिस्तान का नमक खाते हो, गलत बात, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा। ठीक है। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। रुवेनजोरी ये युगांडा में पड़ता है। ये सब ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण। अगला गुंबदाकार पर्वत कौन कौन से हैं? एक हेनरी पर्वत है, वो यूटा प्रांत में पड़ता है यूएसए के। ठीक है। एक आपका ब्लैक हिल्स है, ये यूएसए के साउथ डकोटा में पड़ता है, ब्लैक हिल्स। जब कभी साउथ डकोटा जाओगे तो दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एक तो ब्लैक हिल्स, क्या? एक ब्लैक हिल्स, एक माउंट रशमोर। और माउंट रशमोर में आपको 4 राष्ट्रपति, जैसे सामने पहाड़ दिख रहा है, इतने बड़े राष्ट्रपति बना रखे हैं 4। वो कौन कौन है? कौन कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन है, अब्राहम लिंकन है, थॉमस जेफरसन है और रूजवेल्ट है। कौन कौन है? रूजवेल्ट। चेक कर लेना एक बार, माउंट रशमोर कहाँ है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कभी किसी जमाने में। चलो जी, ब्लैक हिल्स कहाँ है? साउथ डकोटा यूएसए में है। एंडिरोडेक पर्वत कहां पर है? ये भी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब मैं अगर ज्वालामुखी पर्वतों की बात करूं तो मोना लोआ ये वॉल्केनो कहां पर है? हवाई द्वीप पर है। हवाईन आइलैंड जो आपका पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, छोटा सा ग्रुप है आइलैंड का, और इसकी राजधानी होनोलुलु है। ये 50th स्टेट ऑफ यूएसए, 50वां राज्य है। ये कौन सा? हवाई द्वीप। और इसका जो मोना की वॉल्केनो है, अगर उसको सागर तल से नापेंगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। लेकिन क्योंकि हमेशा सागर के ऊपर से, मतलब जहां पर पानी होता है वहां से नापा जाता है, मैं कह रहा हूं अगर जमीन से नापे तो 9000 समथिंग होगा वो, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। बट बदकिस्मत बेचारा कहां पैदा हो गया? समुद्र के नीचे पैदा हो गया, इसलिए उसको, उसकी हाइट को क्या गिनते ही नहीं है, एवरेस्ट को गिनते हैं। 2 प्लेटों की टक्कर से बना माउंट एवरेस्ट को गिनते हैं। अपनी मेहनत से जो वॉल्केनो बन रहा है, मतलब मैग्मा निकल रहा, ठंडा हो रहा, निकल रहा, ठंडा हो रहा, ऐसे करते करते पता नहीं कहां तक पहुंच गया है। ठीक है जी। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए, क्षारीय लावा से निर्मित है। 2 तरह के लावा होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। जब पायरोक्लास्टिक फ्लो चल रहा होता है उसी से पता चल जाता है कि ये लावा बेसिक है कि क्या एसिडिक है। एक तो बहुत तेज चलेगा, वहां फटा वॉल्केनो और 15 मिनट में सब क्या स्वाहा। और एक होता है कि वहां वॉल्केनो फटा, धीरे धीरे धीरे, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, धीरे धीरे करके आता है नीचे। तो एसिडिक और बेसिक भी याद करना आपने। तो क्षारीय लावा से निर्मित है कौन? मोना लोआ वॉल्केनो। ऐसे फ्यूजियामा है, इसको होली माउंटेन्स बोलते हैं जापान वाले, ये जापान में क्या है? ये एसिडिक लावा से बना हुआ है। किससे? एसिडिक लावा से। एक पोपा पर्वत है, ये म्यांमार में है, ये भी एसिडिक लावा से निर्मित है। विसुवियस ये इटली में है, माउंट विसुवियस कहां? इटली में है। एक और होगा, 2-3 इटली में है भाई। एक विसुवियस हो गया, एक हो गया कौन? एटना, ये भी इटली में ही पड़ता है। कौन सा? एटना। और एक होगा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रोम्बोली, लिपारी आइलैंड, सिसिली इटली, ये भी कहां है? इटली में ही पड़ता है। ठीक है, सिसिली द्वीप पर। विसुवियस इटली। माउंट रेनियर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा। रेनियर, हुड और शास्ता, रेनियर, हुड और शास्ता ये कहां पड़ेंगे? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेंगे। किलिमंजारो जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में पड़ेगा। कहां पड़ेगा भाई? तंजानिया में पड़ेगा। ठीक है। तो अब गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना? फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? पायरेनीज। मैंने जो बता रखी, जो मैंने मैप रीडिंग करा रखी है ना, उसमें एक एक चीज बता रखी है मैंने, अगर हो सकता तो देख लेना।
बट मैंने हर कॉन्टिनेंट के अलग अलग पर्वत पठार बता रखे हैं आपको, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अब समय है नहीं इतना। ठीक है भाई। तो अगर मैं स्थिति के आधार पर पर्वत बोलता हूं तो दो ही तरह के पर्वत होते हैं, एक होते हैं तटीय पर्वत, एक होते हैं आंतरिक पर्वत। पर्वत में बता दूं, समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। कितने? और यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। एक बार किसी पेपर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन में काम बन गया कि महाद्वीप किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। पर्वत पठार ये सब किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। महाद्वीपों से छोटे होते हैं ना, जो बहुत बड़े उच्चावच होंगे, उच्चावच मतलब ऊंचा, और समझ रहे हो? तो सबसे प्रथम श्रेणी का उच्चावच हो गया महाद्वीप महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो गए पर्वत पठार मैदान, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इतने में ही मैंने कहा 1 नंबर मिल जाता कई बार। ठीक है, चलो जी। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? स्थिति के आधार पर दो तरह के पर्वत होते हैं, तटीय पर्वत, आंतरिक पर्वत। ठीक है, एक होता है समुद्र स्थित पर्वत। स्थिति क्योंकि कहां पर है? समुद्र के अंदर है, जैसे समुद्र स्थित पर्वत। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, जिसके मैंने उदाहरण अभी दिए, ब्लॉक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स। डोम माउंटेन्स मतलब गुंबदाकार पर्वत। एक्युमुलेशन माउंटेन्स यानी संग्रहित पर्वत। संग्रह होने से जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं? एक्युमुलेशन माउंटेन्स। एक होता है मिश्रित पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स। इन सब की डेफिनेशन मेंस में याद करनी पड़ती है अगर आपका सिलेबस में है तो। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूं, पर्वत निर्माणकारी घटना के अनुसार चर्नियन हलचल हुई तो चर्नियन पर्वत, कैलिडोनियन हलचल हुई तो कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन हलचल हुई तो हर्सिनियन पर्वत, और अल्पाइन हलचल हुई तो अल्पाइन पर्वत, यानी ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस मतलब पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई, ऐसी हलचलें हुई इस धरती पर। तो चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें चर्नियन पर्वत में कौन कौन है? चर्नियन पर्वत में मैं बता दूं, लॉरेशियन पर्वत है। लॉरेशियन सील्ड आपको कनाडा के आसपास दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी? कनाडा के आसपास लॉरेशियन पर्वत है। अल्गोमन पर्वत है, किलार्नियन पर्वत है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ेंगे। फेनोस्कैंडिया यूरोप में पड़ेंगे। एंजेलेसी स्कॉटलैंड में पड़ेगा। अरावली पर्वत भारत में पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरावली हमारे पास। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली, जो कि अब क्या है? रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, किस हलचल में पैदा हुआ था? आंसर चर्नियन हलचल। किसमें? चर्नियन हलचल में। फिर कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल में कौन कौन से हुए? तो स्कॉटलैंड में एक पर्वत है कैलिडोनिया, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, कैलिडोनियन हलचल। इसमें स्कैंडिनेवियन। अब स्कैंडिनेविया कहां पड़ेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ज्यादा हो गया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कभी कभी डेनमार्क तक जो पर्वत दिखेंगे आपको, कौन से होंगे? स्कैंडिनेवियन। ऐसे ब्राजीलाइट्स। भारत में विंध्याचल। भारत का इंपॉर्टेंट होता है आपका कि विंध्याचल हो गया, महादेव की पहाड़ियां हो गई, सतपुड़ा हो गया। अब ये अवशिष्ट और उस तरह के पर्वत हो गए ना, मतलब घिस पिट गए हैं ये कब के हैं? कैलिडोनियन हलचल। कब के हैं? हर्सिनियन। जर्मनी में हर्ष पर्वत के नाम पर इसका नामकरण हुआ, हर्सिनियन हलचल। तो हर्सिनियन पर्वत में कौन कौन आते हैं? ब्रिटेनी पर्वत, फ्रांस। नाम है ब्रिटेनी और है कहां पर? फ्रांस में, धोखा देने के लिए। ब्रिटेनी पर्वत ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेनी पर्वत कहां है? फ्रांस में है। वॉसजेज जो अभी बताया मैंने, फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। आल्प्स ज्यादा पार्ट स्विट्जरलैंड में। और कौन? अल्टाई, तियानशान, खिंगन जुगरियान, तारिम बेसिन, यूराल, गोबी के पर्वत। कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड गोबी मरुस्थल, मंगोलिया। तो गोबी के पर्वत भी कब के हैं? हर्सिनियन के हैं। कब के हैं? अल्पाइन पर्वत, यूरोप के अल्प्स पर्वत के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहले बता दूं, क्रिटेशियस और प्लिस्टोसीन शक तक जो पर्वत बने उनको क्या बोलते हैं? अल्पाइन पर्वत बोलते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है,
क्रिटेशियस यानी मेसोजोइक, क्रिटेशियस के मेसोजोइक से लेकर प्लिस्टोसीन तक जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पाइन कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? रॉकी आता है, एंडीज आता है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज जो कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका, अल्पाइन यूरोप में अल्पाइन पर्वत यानी अल्प्स, डिनारिक अल्प्स, कार्पेथियन, पायरेनीज, बाल्कन, कॉकेशस, एपिनाइन, एटलस, हिमालय, पामीर, जैग्रोज, अल्बुर्ज, क्युलुनशान, काराकोरम, अराकान योमा जो कि म्यांमार में पड़ता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में, हिमालय की तीनों श्रेणियां किसमें आती हैं? इस पर्वत में। समझ में आ गया? तो इसमें ज्यादा नहीं बताता हूं, अब कितना हो गया समझ? मिनट, ठीक है, इतना का